नमस्कार साथियों, बीएस के खारा स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा, मनोविज्ञान और बाल विकास के 30 क्वेश्चनों को लेकर, जो कि टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। रीट को स्पेशली डेडिकेटेड रहेगा ये वीडियो, जिसमें प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें भी ज़रूर बताइएगा। और भी आपकी किसी प्रकार की कोई सुझाव हो तो भी हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अभिप्रेरणा परक सेट का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो मोटिवेशनल साइकिल होता है उसका सही अरेंजमेंट हमें बताना है। पहला ऑप्शन है सह्य प्रवृत्ति, उसके बाद में संतुष्टि, उसके बाद में लक्ष्य प्राप्ति और उसके बाद में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर सह्य प्रवृत्ति, फिर लक्ष्य की प्राप्ति और उसके बाद में संतुष्टि। सी ऑप्शन है सह्य प्रवृत्ति, उसके बाद में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, फिर लक्ष्य प्राप्ति, फिर संतुष्टि। तो अब यहाँ जो एक टर्म आई है सह्य प्रवृत्ति, ये आपको थोड़ी समझ में कम आ रही होगी। सह्य प्रवृत्ति मतलब जो चालक है या फिर जिसको हम अंतर्नोद या परनोद कह सकते हैं, उसी को ही कहा गया है सह्य प्रवृत्ति, ड्राइव जो है। तो सबसे पहले मोटिवेट होने के लिए क्या होनी चाहिए? हमारे भीतर किसी प्रकार की कोई नीड, आवश्यकता पैदा होगी। सबसे पहले आवश्यकता, तो यहाँ आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता के बाद में, आवश्यकता मतलब क्यों पैदा होगी? या तो किसी चीज़ की अधिकता होगी या फिर किसी चीज़ की कमी होगी हमारे भीतर या फिर आंतरिक रूप से। तो हम शारीरिक रूप से एक तरीके से उत्तेजित होंगे, तो वो उत्तेजन वाली अवस्था जो है वो सह्य प्रवृत्ति कहलाती है। मनोविज्ञान की भाषा में उसी को कहते हैं ड्राइव। तो सबसे पहले क्या होगा? इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ड्राइव होगा, यानी सह्य प्रवृत्ति। तो सह्य प्रवृत्ति ऑप्शन ए में है और सी में है, सह्य प्रवृत्ति। और उसके बाद में क्या होगा? हम लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे, यानी कि हमारी जो ज़रूरतें पूरी कर सकें ऐसा ही हम व्यवहार करेंगे, जो कि बिल्कुल सेलेक्टिव बिहेवियर हम करेंगे। तो पहले ड्राइव होगा, ड्राइव के बाद में हम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को मनोविज्ञान की भाषा में इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन या गोल कह सकते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आएगी, तो उन बाधाओं से हम सीखेंगे, यानी कि अनुभवों का संगठन होगा हमारे पास में। और फिर हम जो है एक सही अनुक्रिया करेंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। और लक्ष्य प्राप्ति के बाद में हमें क्या होगी? सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि होगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। यानी कि 5 चरण हम मान सकते हैं जो अभिप्रेरित व्यवहार है उसमें। सबसे पहले आवश्यकता होगी, आवश्यकता के बाद में शारीरिक रूप से उत्तेजना वाली अवस्था पैदा होगी, जो कि ड्राइव कहलाएगी। उसके बाद में हम जो है विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे, वेरियस जो एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। उनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज़ गलत भी होगी, तो उन गलत एक्टिविटीज़ से हम सीखेंगे, यानी कि हमारे पास में अनुभवों का संगठन होगा। उन अनुभवों के संगठन से हम सही अनुक्रिया करेंगे। सही अनुक्रिया के बाद में हमें जो है लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और लक्ष्य प्राप्त के बाद में हम संतुष्टि की प्राप्ति अनुभव करेंगे। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कोई वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की स्वतः क्षमता नहीं होती, यानी कि वो हमारा जो बिहेवियर है उसको ओरिजिनली वो जो भी वस्तु है वो रिफोर्स नहीं कर सकती, यानी कि हमें फिर से व्यवहार करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित नहीं कर सकती। किंतु जो किसी अन्य वस्तु से, यानी कि कोई दूसरी चीज़ है, उससे साहचर्य, साहचर्य मतलब उसके साथ में जोड़ना, एसोसिएट करना, एसोसिएशन से यह क्षमता अर्जित कर लेती है। यह कौन सी क्षमता? व्यवहार को प्रबलित करने की। उस वस्तु को क्या कहेंगे? जो मतलब स्वतः तो व्यवहार को प्रबलित करने की, प्रोत्साहित करने की क्षमता नहीं रखती है, पर किसी अन्य चीज़ से हमने उसको जोड़ दिया तो वो हमारे व्यवहार को अभिप्रेरित करने की क्षमता उसके भीतर आ जाती है। उसको क्या कहेंगे?
आंशिक प्रबलक के रूप में, विभेदी प्रबलक के रूप में, या गौण प्रबलक के रूप में, या प्राथमिक प्रबलक के रूप में। अपना जो आंसर है वो सेलेक्ट करें। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा गौण प्रबलक के रूप में। गौण प्रबलक यानी सेकेंडरी जो या फिर माइनरी जो प्रबलक है, रिफोर्सर है, वो गौण प्रबलक कहलाता है। और प्राथमिक प्रबलक यानी कि जो स्वाभाविक होता है, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक है, उसको हम प्राथमिक प्रबलक कह सकते हैं। और गौण यानी कि जिसको उसके साथ में जोड़ दिया। जैसे पावलोव का अध्ययन हम पढ़ते हैं कि उसने भोजन दिया तो भोजन पर लार आने की प्रक्रिया है वो स्वाभाविक है, तो भोजन एक प्रकार का प्राथमिक प्रबलक है, प्राइमरी रिफोर्सर है। पर उसने भोजन के साथ में घंटी बजाई तो घंटी और भोजन के साथ में कुत्ते ने एसोसिएशन कर लिया कि मतलब जब भी घंटी बजेगी तो भोजन आएगा। और फिर एक अवस्था ऐसी भी आई कि केवल हम घंटी बजा रहे हैं तो भी कुत्ता लार टपका रहा है। गौण प्रबलक की यही खास बात या विशेषता या पहचान है कि वो स्वतः किसी व्यवहार को प्रबलित नहीं कर सकती, पर हम उसे स्वाभाविक उद्दीपक के या स्वाभाविक प्रबलक के साथ में जोड़ेंगे तो वो व्यवहार को प्रबलित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन से यानी कि एडजस्टमेंट से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है, एडप्ट हो जाना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, किसके लिए करते हैं या क्यों करते हैं? उद्देश्यों को पूरा करने के लिए या फिर उद्देश्यों की संतुष्टि के लिए। दूसरा है कि दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, प्रेरकों को संतुष्ट करने के लिए, या फिर आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए। तो हम जो भी एडजस्टमेंट करते हैं वो आवश्यकताएं जो है, हमारी नीड्स जो है, उनको पूरा करने के लिए हम एडजस्टमेंट या फिर समायोजन का सहारा लेते हैं। अब दूसरों को तो हम ज़िंदगी भर कोशिश कर लें तो भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और उद्देश्य, अब इनमें दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या फिर उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो आवश्यकताएं तात्कालिक होती है, जैसे मान लो हम सभी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अब कोरोना की स्थिति है तो हम जहाँ कहीं भी पहले किसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग के लिए जा रहे थे तो हमारा मेन टारगेट या फिर हमारा जो मेन गोल उद्देश्य था वो तो क्या था, रीट था। पर अब हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी जो कोरोना की स्थिति है उसमें भी हमारी जो तैयारी है उसको छोड़े नहीं। ये हमारी आवश्यकता है, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पहले हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करना होगा, आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, तभी उद्देश्य पूरे होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो एक्शन रिसर्च है उसके बारे में हमें गलत स्टेटमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। या फिर ऑप्शन सी, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ऑप्शन डी, अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो अब डी ऑप्शन देखते हैं कि अध्यापक और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये बिल्कुल सही कथन है, पर हमें गलत कथन का चयन करना है। सी ऑप्शन कह रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। ये भी कथन सही है कि विद्यालय की कुछ समस्याएं हैं, जैसे छात्रों से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं कि कोई बच्चा विद्यालय में रोजाना लेट आता है, कोई बच्चा गृह कार्य कभी भी नहीं करता है। तो इस प्रकार की जो विद्यालय या फिर छात्रों से जुड़ी हुई या फिर विद्यालय प्रशासन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, यानी कि जो हमारी डेली की रूटीन की समस्या है, उन्हीं का समाधान हम क्रियात्मक अनुसंधान में किए जाते हैं। बी है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, कि मतलब एक ब्रॉड लेवल पे आपको कोई डिसीजन लेना है, आप इसमें बहुत बड़े स्तर पर सूचनाओं का कलेक्शन करोगे। ये कथन गलत है। मतलब हमें तो शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याएं या फिर विद्यालय के प्रशासन से जुड़ी हुई कोई समस्याएं या छात्रों की जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का ही हम समाधान करेंगे।
तो इसमें मतलब कोई हम गांव में जाकर सब लोगों से कोई सर्वे नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा है जो एक लेट आता है, या फिर विद्यालय प्रशासन में मिसमैनेजमेंट है, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार की कोई बड़े स्तर पर सूचना का संकलन हम क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं करते, और यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। ये भी कथन सही है। तो सी इसका जो है सही आंसर होगा, सॉरी बी जो है इसका सही आंसर होगा। अवधान के व्यक्तिनिष्ठ या आंतरिक निर्धारक हैं। अवधान अटेंशन जो है उसका व्यक्तिनिष्ठ या फिर आंतरिक जो कारक हैं उसको सेलेक्ट करना है कि पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन, या फिर रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, विशिष्टता, अनोखापन, गति, प्रकाश, ध्वनि, गंध। तो यहाँ पर केवल दो चीज़ें समझनी है। एक तो होते हैं उद्दीपक से जुड़े हुए कारक, जिसको कहेंगे हम बाह्य कारक, एक्सटर्नल जो डिटरमाइनर है वो, और एक होंगे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक जो भी अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, उससे जुड़े हुए होंगे, यानी कि उसकी जो मनोवृत्ति है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो आदतें हैं, उसकी जो ज़रूरतें हैं, उससे जुड़े हुए। मतलब कोई सीखने वाला है, सीखने वाले से खुद से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं, वो होगी अवधान की व्यक्तिनिष्ठ या आंतरिक निर्धारक। और जो उद्दीपक से जुड़ी होगी वो सारी बाह्य निर्धारक होगी। मतलब बिल्कुल सीधा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो हमारी किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, रुचि है, हम किसी के प्रति सकारात्मक सोचते हैं तो वो चीज़ें हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे। या फिर हमारी नकारात्मकता है कि मैं तो नहीं सीख सकता, तो हम वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे, या उसकी तरफ ध्यान भी हमारा बहुत कम जाएगा। और बाह्य कारकों में जैसे मान लो एकदम तेज़ लाइट है, या फिर बहुत ज़ोर का साउंड हुआ है, कोई मीठा मधुर सॉन्ग चल रहा है, तो भी हमारा ध्यान जाएगा। पर ये बाहरी कारक है, हमें आंतरिक चुनना है। विशिष्ट, अनोखापन, गति, जैसे मान लो कोई बहुत तेज़ गति से बाइक चलाता हुआ निकलेगा तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि ये मरेगा, पर वो भी बाह्य कारक है। रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति ये किसके भीतर होगी? जो भी सीखने वाला होगा उसके भीतर होगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन ये भी बाहरी है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाढ़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है? बच्चे के व्यवहार में सुधार करना ताकि वे स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकें, मतलब खुद सीख सकें। सभी अवधारणाओं को समझने में बच्चे की मदद करना, जितने भी कंसेप्ट है उन सबको समझाएं हम। सी, जिन अवधारणाओं को बच्चे स्वयं नहीं समझ सकते उन्हें समझाने में मदद करना। या फिर डी, कक्षा में अध्ययन के माध्यम से बच्चे के प्राप्त ज्ञान में सुधार करना। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि जो कंसेप्ट बच्चा खुद नहीं सीख सकता उनको हम सीखने में मदद करें। अब वो मदद करता कोई भी हो सकता है, कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, बड़े उसके घर वाले हैं वो हो सकते हैं। तो स्कैब का अर्थ क्या होता है? स्कैब मतलब पाड़, परत की परत उठाना। मतलब ये जो कंसेप्ट है स्कैफोल्डिंग, ये वाइगोत्स्की का कंसेप्ट है। वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चों में सीखने की क्षमता खुद के भीतर है, पर कुछ ऐसी समस्याएं आएगी जिनको हम जो है उनकी मदद करें तो वो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, यानी कि जो अवधारणाएं बच्चे स्वयं नहीं सीख सकते हम उसकी मदद करें तो हमारी मदद से वो बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। यही जो है लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस में स्कैफोल्डिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में प्रायः आपराधिकता की ओर जाने का खतरा रहता है? यानी कौन सी IQ लेवल वाले छात्र होंगे जो क्राइम की ओर जा सकते हैं? 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले, 55 से 75 बुद्धि लब्धि वाले, 75 से 85 बुद्धि लब्धि वाले, या 25 से 50 IQ लेवल जिनका है वो। तो 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक तो बिल्कुल मतलब वो अपनी दैनिक गतिविधियां हैं वो भी दूसरों के सहारे के बिना नहीं कर सकते, तो उनमें तो आपराधिकता का गुण नहीं पनप सकता। और 75 से 85 जो है वो तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक कह सकते हैं, यानी कि जिनको थोड़ी हम उनकी तरफ व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे के
सामान्य बालकों की श्रेणी में उनको ला सकते हैं, तो सी भी नहीं होगा। और डी है कि 25 से 50 आईक्यू लेवल वाले, इनका भी आईक्यू लेवल उतना नहीं है कि वो क्राइम वाले कार्य कर सकें। ये मतलब प्रशिक्षण के योग्य होते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं हम, यानी कि ये भी वो कार्य नहीं कर सकते या फिर वो क्षमता नहीं होती कि आपराधिकता की ओर जा सकें। बी जो है इसका सही आंसर होगा कि 55 से 75 वाले जो आईक्यू लेवल वाले बच्चे हैं वो क्राइम की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये भावनात्मक रूप से या संवेगात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं। अगर उनको संवेगात्मक रूप से कोई किसी प्रकार का सहारा नहीं मिला तो इनमें क्राइम पनप सकता है। बालक की विवेचना तर्क आधारित नहीं है और ये अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। एक सिस्टमेटिक जो रीजनिंग है उस पर बच्चे का अभी तर्क विकसित नहीं हुआ है उस लेवल का, और बच्चे का तर्क केवल अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, यानी कि वातावरण में रहते हुए उसने जो जो देखा है, जो सीखा है प्रत्यक्ष रूप से, उस पर आधारित है उसका तर्क। पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक अवस्था कहलाती है। संवेदीगामक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये होती है 2 से 7 वर्ष, और इससे पहले जो संवेदीगामक अवस्था है ये जन्म से 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज, और 7 से 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो होती है 11 वर्ष के बाद में। तो संवेदीगामक अवस्था में ये होता है कि बच्चा मतलब केवल अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसरी जो है, उनसे वो सीखेगा, और तर्क तो उस समय बिल्कुल भी नहीं होता है। और अगला है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक है, वहाँ पर बच्चा जो वातावरण के साथ में प्रतिक्रियाएं करेगा, वातावरण के साथ में जिन जिन चीज़ों के वो संपर्क में आएगा, यानी कि मूर्त चीज़ें जो उसके सामने होगी उसी को लेकर वो केवल सोच सकेगा, और या फिर कह सकते हैं उनकी जो सोच है वो केवल प्रत्यक्ष चीज़ों तक सीमित होगी। तो बी इसका सही आंसर होगा कि अंतर्बोध या अंतर्ज्ञान पर आधारित तर्क जो है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच में। और अगली जो स्टेज है 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें जो है अमूर्त चिंतन होना शुरू हो जाता है, और जो बच्चा है वो प्रतिवर्ती चिंतन यानी रिवर्स में भी थिंकिंग कर सकता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, ये भी बच्चा समझ जाता है। और अगली जो सबसे बेहतर अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बच्चे में जो है तार्किक चिंतन, रीजनेबल थिंकिंग है, वो डेवलप हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है हमें सीसीई के बारे में। यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। जी बिल्कुल, इसमें विद्यालय के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। विद्यालय में बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करेगा ये सभी हम सीसीई के तहत देखते हैं, यानी कि उसका जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, पोर्टफोलियो है, उन सब में हम बच्चे के सभी पक्ष, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, संवेगात्मक हो या फिर को करिकुलम एक्टिविटीज हो, सभी देखेंगे। इसमें औपचारिक व अनौपचारिक दोनों विधियां प्रयोग की जाती है, बिल्कुल की जाती है। एक तो हम उसकी जो है मौखिक रूप से परीक्षा ले सकते हैं, लिखित रूप से परीक्षा ले सकते हैं। अब वो खेल रहा है तो हम उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियां प्रयोग में ली जाती हैं। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं है, ये कथन गलत है और हमें गलत का ही चयन करना है। तो सही आंसर होगा डी, निदानात्मक मूल्यांकन भी सीसीई के तहत शामिल है। निदानात्मक मूल्यांकन आप जानते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में बच्चे को कोई विशेष प्रकार की समस्या है तो उस समस्या का कारण क्या है वो जानना होता है। निदानात्मक मूल्यांकन और उन कारणों का या फिर जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? सार्थक मतलब सत्य कथन जो है उसका चयन करना है डेवलपमेंट के बारे में। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है।
सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, ये आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो डी इसका सही है कि मतलब जो हेरेडिटी है और इन्वायरमेंट है वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो जो है बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, और यही विकास की सही डेफिनेशन है। यह पूर्वानुमान प्रारूप के नहीं होता, यानी कि विकास की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते या फिर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, ये कथन गलत है। हम विकास की जो भविष्यवाणी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, ये भी गलत है। समान दर जो है, सभी की रेट अलग अलग होती है कि विकास किसी में बहुत जल्द हो जाता है, किसी में धीरे धीरे होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कथन भी गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एक बालक जो एक विशेषता लक्षण जैसे कि दुश्चिंता है, एंजाइटी है, या फिर सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है। यानी कि पहले वो उच्च था तो उच्च ही रहेगा, निम्न स्तर का था तो निम्न स्तर का ही रहेगा। यह कथन किसके महत्व पर बल देता है? वातावरण के, आनुवांशिकी के, वातावरण व आनुवांशिकी के, या परिपक्वता के। तो आनुवांशिकी यानी कि हेरिडिटी जो है, वंशानुगतता, बच्चे को जो चीज़ मिल गई उसमें हम जो है बदलाव बहुत कम स्तर पर कर सकते हैं या फिर नहीं के बराबर कर सकते हैं। यानी कि जब जो जाइगोट बना है बच्चे का, युग्मनज जो बना है, उसमें जो माता और पिता से उसे जो जीन्स के जरिए विशेषताएं प्राप्त हुई है वो आजीवन रहेगी, ताउम्र रहेगी, उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। तो ये कथन आनुवांशिकी के महत्व के बारे में बताता है कि अगर एक बच्चा उच्च बुद्धि लब्धि का है तो वो उच्च बुद्धि लब्धि का ही रहेगा जीवन भर। हाँ, अच्छा वातावरण देके हम उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, पर उतना नहीं कर सकते जितना एक जो है नेचुरली बच्चा अपने माता पिता से जो उच्च बुद्धि लब्धांक प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के पक्ष जैसे शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, यानी कि ये सभी अलग अलग विकसित होते हैं, या फिर यादृच्छिकता से, यानी कि अचानक, आंशिकता से, यानी कि अंशों में, टुकड़ों में अलग अलग, समग्रता और साकल्यता, संपूर्णता से। तो विकास जो होता है वो समग्र रूप में होता है। डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण अभिप्रेरित व्यवहार का नहीं है? मोटिवेटेड बिहेवियर का कौन सा लक्षण नहीं है? निर्देशित व्यवहार, सतत व्यवहार, या ऊर्जित व्यवहार, या पृथक व्यवहार। तो निर्देशित व्यवहार, पहले क्वेश्चन में हमने जाना था कि मोटिवेशन जब भी होगी तो हम एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे और सतत करेंगे, यानी कि जब तक हमारी आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती तब तक हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। और ऊर्जित, एनर्जेटिक भी होंगे हम जब मोटिवेटेड होंगे, पर पृथकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, चोमेस्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की अंतर्जात क्षमता, यानी कि ये एक सहज क्षमता हमारे भीतर है प्राकृतिक रूप से, जो मानव को जैविक वंशानुगति के फलस्वरूप प्राप्त होती है। हमारी अद्वितीय क्षमता है, उस क्षमता को क्या कह सकते हैं? मतलब ये है कि हर मनुष्य में भाषा सीखने की एक प्राकृतिक या फिर जन्मजात क्षमता होती है, उस क्षमता को क्या कहेंगे? भाषा अनुकूलन शैली श्रेणी, लैंग्वेज एडेप्टेशन डिग्री, या फिर भाषा अर्जन साधन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, या भाषा स्वीकार्य इच्छा, लैंग्वेज एक्सेप्शन डिजायर, लैंग्वेज एक्वायर्ड डोमेन। तो LAD यानी कि भाषा अर्जन साधन जो है, ये समझ लो चोमेस्की ये बताते हैं कि ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को भाषा अर्जित करने का एक साधन दिया है, और वो साधन उसे जन्म से प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो भी मनुष्य इस संसार में आता है वो भाषा सीख सकता है अनुकरण के जरिए, और उसी को चोमेस्की अपनी भाषा में कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन साधन।
अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? CCE के बारे में सही कथन का चयन करना है। संकलित यानी कि योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। या फिर डी ऑप्शन संकलित योगात्मक आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है। तो CCE में दो प्रकार के आकलन होते हैं मुख्यतः। एक तो होता है फॉर्मेटिव और एक होता है समेटिव। फॉर्मेटिव जो टोटल होता है 40 नंबर का, यानी कि 4 टेस्ट जो होते हैं FA1, FA2, FA3 और FA4, सभी ये 10-10 नंबर के होते हैं। और समेटिव में 60 नंबरों की जो एग्ज़ाम होती है, कौन सी, हाफ ईयरली और ईयरली एग्ज़ाम जो होती है, उसी को कहते हैं समेटिव। समेटिव यानी संकलन, योग करते हैं हम, लास्ट में रिजल्ट बनाते हैं तब यही देखते हैं ना कि बच्चे ने कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं, या फिर प्रगति का एक पूरा समग्र रूप में हमें संकलनात्मक रूप से ब्यौरा कौन देता है? समेटिव असेसमेंट ही देता है। तो संकलित या फिर योगात्मक या फिर समेटिव असेसमेंट है वो औपचारिक आकलन कहलाता है। ये इसका सही आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है। सामाजिक निर्मितवाद की जो विशेषता है वो हमें चुननी है। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, नहीं, ये तो संज्ञानवादी कहते हैं कि मतलब बालक स्वयं सीख सकता है अपने संज्ञान के जरिए। अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, ये भी संज्ञान से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके बच्चा सीख सकता है। ये तो संज्ञान से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, संज्ञानवादियों का ये मानना है। अब सी है कि अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना या फिर अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। अनुभव तो अनुभववादी हो गया। अब सी इसका सही आंसर होगा कि मतलब अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, यानी कि दूसरों के जब हम संपर्क में आएंगे, टच में आएंगे, उनके साथ में अंतःक्रिया करेंगे, वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करेंगे, सामाजिक रूप से हम लोगों के साथ में जुड़ेंगे तो हम सीख पाएंगे। अधिगम अयोग्यता निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसके बारे में सही कथन को हमें चुनना है। यह बाह्य है, शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया या डिसफंक्शन से होती है। यह बाह्य है और सांवेगिक विक्षोभ बाधा से होती है। तो डी ऑप्शन तो कह रहा है कि अधिगम अयोग्यता बाहरी है, मतलब बाहरी वातावरण के कारण से ये पैदा होती है, और या फिर संवेगात्मक रूप से किसी प्रकार की कोई बैरियर बच्चे के जीवन में आया तो उसके कारण अधिगम अयोग्यता पैदा होती है। तो अधिगम अयोग्यता आंतरिक होती है। अब आंतरिक वाले दो ऑप्शन है बी और सी। बी कह रहा है कि मानसिक मंदता से होती है, यानी कि जिनका IQ लेवल कम है वो सभी अधिगम अयोग्य होंगे। ये कथन गलत है। सही आंसर होगा सी की लर्निंग डिसेबिलिटी आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जब डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि मेंटली किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है हमें, या फिर जो मानसिक प्रक्रिया है यानी कि दिमाग में किसी प्रकार का डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो उसके कारण है लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रवृत्ति के बारे में पूछा जाता है क्या ये स्थायी होती है या अस्थायी, तो काफ़ी हद तक ये स्थायी होती है। यानी कि एक बच्चा जो लर्निंग डिसेबल हो गया तो बहुत कम चांस है कि हम उसको सामान्य बच्चे के जैसा बना पाएंगे। हाँ, सुधार जरूर कर सकते हैं, पर वो पहले जैसा सामान्य था वैसा नहीं हो पाएगा। एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया, यानी कि जन्म से उसे मानव के संपर्क में टच में ही नहीं लाए, अलग उसको बड़ा किया गया है, वो बालक प्राय दीर्घकाल लंबे समय तक भाषा की कमी को दर्शाता है, और जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा बिरले ही पूरी होती है। यह भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? यानी कि एक इंसान को हम जो है
भाषा उपयोग कर सकें ऐसा वातावरण उपलब्ध नहीं करवाएंगे और उसको अलग रखेंगे तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। और बाद में हम उसको वो जो भाषा उद्भाषण के लिए काफ़ी अनुभव भी देंगे, यानी कि उसको मानव के संपर्क में लाएंगे, अच्छा माहौल भी देंगे, तो भी वो उतनी भाषा अच्छी ढंग से नहीं सीख पाएगा जितनी वो सहज रूप से अगर मानवों के बीच में रहता जन्म से ही तो सीख पाता। यह भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है, ये हमें चुनना है। वातावरणीय, व्यवहारिक, जैविक या अंतःक्रियावादी। तो ये बताता है कि वातावरण का भाषा विकास में कितना महत्व है, यानी कि हम लोगों के संपर्क में आएंगे, हमें जो है अच्छा भाषाई विकास करने के लिए वातावरण मिलेगा तो हमारा भाषा विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा। वातावरणीय पक्ष पर ये कथन बताता है कि एक व्यक्ति भाषा तभी सीख पाएगा जब वो भाषा का प्रयोग करेगा, का अनुकरण करते हुए वो भाषा सीखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बालकों में चिंतन की गहन शैली को प्रोत्साहित करेगा, यानी कि उनको चिंतन करने के लिए एक जो है डीप थिंकिंग के लिए उनको मोटिवेटेड करेगा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी है। आधा 1/2 का प्रतिलोम इनवर्स क्या होगा। योग जोड़ जो है वैकलन का विलोम ऑपोजिट होता है, यह कहने का क्या तात्पर्य है। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। तो आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए जितना पहले करते थे उसका आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गहन चिंतन शैली के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है बच्चे को। योग एडिशन जो है वो सब स्ट्रैक्शन का विलोम ऑपोजिट होता है, यह कहने का क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे को गहन रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि जोड़ जो है घटाव का उल्टा है, तो ये उल्टा कैसे है, इसके लिए बच्चा गहन रूप से सोचेगा। अब आधा यानी कि 1/2 का प्रतिलोम इनवर्स क्या होगा, तो इसमें तो सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, जितना है उसका जो चिन्ह बदल देंगे वही उसका इनवर्स होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम भी है, तो वो सम संख्या 2 है, सबको पता है। तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई चिंतन वाली बात नहीं होगी। पर योग जोड़ जो है वैकलन का उल्टा है, ये प्रश्न बच्चे को गहन रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिगम कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर नहीं है, वो कौन सी परिस्थिति है। प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि किसी चीज़ का प्रदर्शन करके दिखाना, अन्वेषण खोज करना, निर्देशित अन्वेषण डायरेक्टेड रिसर्च, समस्या आधारित अधिगम। तो समस्या आधारित अधिगम है, यानी कि हम बच्चों को किसी प्रकार की समस्या देंगे और वो स्वयं समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, तो वो बाल केंद्रित गतिविधि है। निर्देशित अन्वेषण यानी कि शिक्षक एक निर्देशक सुगमकर्ता की भूमिका निभाएगा और बच्चे जो हैं ज्ञान की खोज स्वयं करेंगे, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। अन्वेषण खोज करेंगे, बच्चे स्वयं खोज करके किसी बात को सीखेंगे, तो ये भी चाइल्ड सेंटर्ड है। प्रदर्शन है, प्रदर्शन में ये शिक्षा विधि जो है बाल केंद्रित नहीं है, क्योंकि इसमें केवल ये होगा कि शिक्षक आएगा और कुछ चीज़ें जो वो पढ़ा रहे हैं उनको सहायक सामग्री के जरिए प्रदर्शित करके दिखा देगा कि ये जो है भारत का नक्शा है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है, ये यहाँ गुजरात है और हम यहाँ हैं। तो इसमें बालक कोई एक्टिविटी, बालक किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा विधि नहीं है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा, कौन सा अमेंडमेंट है उसके द्वारा शिक्षा एक मौलिक फंडामेंटल राइट अधिकार बन गई है। ऑप्शन ए शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं है, आरटीई एक्ट 2009 के तहत केवल एक कानूनी अधिकार है, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा, या फिर 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 का जो हुआ था उसके तहत शिक्षा अब एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और उस फंडामेंटल राइट को पूरा करने के लिए जो है आरटीई एक्ट 2009 आया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009 में समावेशन इंक्लूजन हेतु किया गया उपबंध है।
अतिरिक्त शिक्षण संस्थानों को बुनियादी ढांचे की जिम्मेदारी देना, यानी कि जो कुछ हम एडवांस टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। या फिर निजी विद्यालयों में वंचित वर्ग के छात्रों हेतु 25% आरक्षण, अधिनियम लागू होने के 5 साल की अवधि के भीतर गैर प्रशिक्षित शिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो समावेशन का अर्थ है कि मतलब किसी भी तंत्र में या फिर किसी भी व्यवस्था में सभी लोग शामिल हों। इसके लिए कौन सा प्रावधान किया गया है? तो निजी विद्यालय, प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें भी 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी गई हैं पिछड़े हुए बालकों के लिए। तो ये प्रावधान सभी बच्चों को या फिर जो आरटी एक्ट है उसमें समावेशन के लिए किया गया है। सुमेलित कीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, पुनर्बलन अनुसूची, सारगर्भिता का नियम, अनुकूलन। और इधर है गेस्टॉल्ट, पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। तो एनिमल इंटेलिजेंस ये जो है रिसर्च पेपर था या बुक थी किसकी? थॉर्नडाइक की, यानी कि सी। और पुनर्बलन अनुसूची ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। और सारगर्भिता का नियम गेस्टॉल्टवादी, और अनुकूलन एडेप्टेशन है वो दिया गया था पियाजे के द्वारा। यानी कि एक में होगा सी, यानी कि बी या सी, तो सी। उसके बाद में पुनर्बलन अनुसूची दी गई थी स्किनर के द्वारा, डी। और सारगर्भिता का नियम ये दिया गया था गेस्टॉल्टवादियों के द्वारा, तो 3 में होगा ए। और अनुकूलन दिया गया था पियाजे के द्वारा, यानी कि बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो बुद्धि का जो 3 डायमेंशनल थ्योरी दी गई थी गिलफोर्ड के द्वारा, उसमें उन्होंने 3 प्रकार के आयाम हैं या फिर डायमेंशन है वो बताए थे। यानी कि उन्होंने ये समझाया कि बुद्धि की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो विषय वस्तु होगा, यानी कि कोई ना कोई कंटेंट होंगे जो हम अपने मस्तिष्क को देंगे। और विषय वस्तु जब प्राप्त होगी तो उसके बाद में मस्तिष्क में कुछ जो क्रियाएं होगी जिनको उन्होंने कहा है संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशंस। और जब संक्रियाएं हो जाएगी तो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा जिनको उन्होंने कहा है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद। हमें चुनना है कि यहाँ जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसका हिस्सा कौन नहीं है? प्रणाली, व्यवहारिक, प्रतीकात्मक या शाब्दिक। तो विषय वस्तु में उन्होंने 5 चीज़ें बताई कि हम बुद्धि को कोई भी कंटेंट कैसे दे सकेंगे। या तो हम कोई चीज़ सुन के ग्रहण करेंगे तो विजुअल, दृश्यात्मक, और या संकेतों के रूप में होगी, या जिनको कह सकते हैं प्रतीकों के रूप में, या फिर शाब्दिक रूप में, या फिर व्यवहार परक। तो शाब्दिक भी होगा, यानी कि हम कोई चीज़ पढ़ के भी बुद्धि को कोई कंटेंट दे सकते हैं। कोई चीज़ प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में भी हो सकती है। जैसे प्लस का निशान देखेंगे रेड वाला तो हमारे मस्तिष्क में आएगा कि ये हॉस्पिटल का साइन है। व्यवहारिक, यानी कि किसी का व्यवहार देख के भी हम बुद्धि को कंटेंट दे सकते हैं। अब प्रणाली है, ये प्रोडक्ट का हिस्सा है, ना कि विषय वस्तु आयाम का। बहुत आसान है अगर साइकोलॉजी हम इसको व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करें भाई। और इनका जो ये सिद्धांत है गिलफोर्ड का, ये पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि बहुत बेहतरीन सिद्धांत है कि भाई विषय वस्तु होगी, उसके बाद में हमें कुछ संक्रियाएं करेंगे, यानी कि दिमाग के भीतर कुछ प्रक्रियाएं चलेगी, जोड़ तोड़ होगा, उसके बाद में हमें जो है रिजल्ट के रूप में उत्पाद, प्रोडक्ट मिलेगा। प्रोडक्ट के रूप में इन्होंने जो है 6 प्रकार की चीज़ें बताएगी, यानी कि वर्ग, इकाई, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, आशय। और संक्रिया में भी इन्होंने 5 प्रकार की जो है प्रक्रियाएं बताई। क्या होगा? एक तो मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन, या फिर संज्ञान, कॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सृजनात्मकता का
क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। मौलिकता, ओरिजिनलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, स्मृतिकरण, मेमोराइजिंग, धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी। तो धारा प्रवाहिता, फ्लुएंसी यानी कि हम निरंतर रूप से किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो सृजनात्मकता विकसित होगी। डी तो सही है, पर हमें गलत कथन का तथ्य जो चयन करना है। स्मृतिकरण, मेमोराइजिंग यानी कि सृजनात्मकता को अगर बढ़ावा देना है तो हमें रटने पर जोर नहीं देना होगा, यानी कि रट के हम किसी चीज़ का कितना सर्जन कर पाएंगे। रटी तो केवल उन चीज़ों को जाता है जो मतलब पहले से हमारे सामने। सृजनात्मकता मतलब कुछ नया करना, जो पहले नहीं है उससे हटके करना। तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ के संबंध में सत्य है। सही कथन को चुनना है IQ के रेफरेंस में। कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज जो है उससे व्युत्क्रमी, इन्वर्सली रिलेटेड, मानसिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधी, या फिर मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित। बुद्धि लब्धि का सूत्र है जो कि टर्मन द्वारा दिया गया था फाइनली 1916 में, MA/CA यानी कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। IQ का सूत्र पहली बार दिया गया था स्टर्न और कुलेमान के द्वारा 1912 में, और फाइनली जो IQ का फॉर्मूला है वो दिया गया था टर्मन के द्वारा 1916 में, MA/CA इंटू 100। हमें IQ के बारे में सही जो कथन है उसका चयन करना है। जैसे मान लो MA यानी कि मेंटल एज जो कि मानसिक परीक्षणों के जरिए हम ज्ञात करेंगे, और CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज या फिर वास्तविक आयु। वास्तविक आयु वो आयु है जो किसी की जन्म से लेकर आज तक की आयु है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो 2000 से लेकर आज तक उसकी जितनी भी उम्र हुई है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, और मेंटल एज हम मानसिक परीक्षणों के जरिए ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति की जो मानसिक आयु है 12 वर्ष हमें ज्ञात हुई है मेंटल टेस्ट के जरिए, और वास्तव में वो 10 साल का है। उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो उस व्यक्ति की हमें IQ प्राप्त होगी 120। अब हम इस क्रोनोलॉजिकल एज को अगर बढ़ा दें तो उसकी जो IQ है वो कम हो जाएगी। यानी अगर हम इस क्रोनोलॉजिकल एज को बढ़ा दें, यानी कि उसकी जो वास्तविक आयु है इसको बढ़ा दें, और तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई सीधा सा संबंध है कि हर बढ़ेगा तो संख्या का जो भी मान है वो घटेगा। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधी यानी कि उल्टा संबंध होता है कि वास्तविक आयु बढ़ेगी तो उसकी बुद्धि लब्धि घटेगी अगर उसकी जो मानसिक आयु समान रहती है। तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति सबसे संतोषजनक होगी। यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सी रक्षात्मक युक्ति सबसे बेहतर होगी। तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तादात्मीकरण यानी कि किसी के साथ में जोड़कर अपना संबंध बताना। जैसे अक्सर मानवीय प्रवृत्ति है कि हम किसी के साथ में संबंध जोड़ के बताते हैं कि अमुक जो अधिकारी है उसका मैं जो है भतीजा हूँ, या फिर वो हमारे दूर के रिश्ते के हैं, या फिर वो हमारे सरपंच साहब हैं। तो हम किसी के साथ में जोड़ के खुद का परिचय देते हैं और खुद का कोई कार्य करवाते हैं, वो होता है तादात्मीकरण। तो शारीरिक निर्योग्यता वाले में ये जो चीज़ है वो ज़्यादा सहयोग नहीं करेगी। विवेकीकरण यानी कि रैशनलाइजेशन, जो चीज़ें हैं उनको अच्छा बताना, जो चीज़ें नहीं हैं उनको बुरा बताना। अतिकल्पना, ये इसका सही आंसर होगा कि यानी कि जो शारीरिक रूप से डिसेबल पर्सन है वो अब शारीरिक रूप से तो ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते, परंतु वो अपनी कल्पना शक्ति के जरिए, अपनी मानसिक शक्तियों के जरिए जो शारीरिक कमी है उसको वो इन मानसिक कार्यों के जरिए उसकी भरपाई कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता पर केंद्रित विधि जो स्वगति, स्व मूल्यांकन, प्रतिपुष्टि से संबंधित है। अभिकर्मित अनुदेशन विधि, प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि या निगमन विधि।
तो प्रोग्राम लर्निंग जो है उसमें ये स्वगति से सीखने का सिद्धांत, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत, प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, छोटे पदों का या लघु पदों का सिद्धांत यानी कि आंशिक रूप से टुकड़ों में बांट के सीखने का, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये 5 प्रमुख सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। किसमें? प्रोग्राम लर्निंग में, जो कि दिया गया था सिडनी एल प्रेसे के द्वारा। और मुख्य रूप से मेनली जो है अभिकर्मित अनुदेशन 2 प्रकार का माना जाता है, साखी और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। और इसमें जो है एक हम सूत्र टाइप कह सकते हैं RW कैट, ये भी प्रोग्राम लर्निंग अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है। R फॉर रीड यानी कि पढ़ना, बच्चा स्वयं किसी चीज़ को पढ़ेगा। और W फॉर राइट, वो चीज़ को लिखेगा, फिर लिखे को वो चेक करेगा, चेक करने के बाद में उसको प्रतिपुष्टि मिली है कि अगर सही आंसर है तो वो आगे बढ़ेगा, यानी कि A फॉर एडवांस। और फिर उसके बाद में फिर से स्वयं का परीक्षण करेगा, टेस्ट करेगा। तो अभिकर्मित अनुदेशन सीधा सा ये है कि मतलब बच्चा अपनी खुद की गति से सीखें, यानी कि एक क्लास में, साधारण क्लास में हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। उन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए भी हम जो है अभिकर्मित अनुदेशन लाए थे, जिसके ज़रिए हम हर उस बच्चे को सिखा सकते हैं जिनके सीखने की गति अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, स्थायित्व, तब वह परीक्षा कहलाएगी वैध या फिर विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो परीक्षाएं होती हैं या फिर जो मूल्यांकन होता है उसमें वैधता तो तभी होगी जब हम जिन उद्देश्यों के लिए परीक्षा लेनी थी या फिर जिन उद्देश्यों की जांच करनी थी उन्हीं की जांच कर रहे हैं, तो वो परीक्षा वैध कहलाएगी, वैलिड कहलाएगी। और विश्वसनीयता यानी कि एक बच्चे का हमने बार बार 5 बार टेस्ट लिया तो उसके नंबर लगभग समान आ रहे हैं कि 21-22, 21-22, 21-22, तो वो कहलाएगी विश्वसनीयता, यानी कि परिणाम में क्या हो, स्थायित्व हो, परमानेंट रहे। और वस्तुनिष्ठता यानी कि हमारी मानसिकता का कोई असर नहीं पड़े, अलग अलग परीक्षकों का कोई असर नहीं पड़े, यानी कि सीधा एक स्पष्ट उत्तर हो जिसको हम कितने भी परीक्षकों से चेक करवा ले, जैसे उत्तर इसका C है या फिर इसका B है तो B रहेगा, C है तो C रहेगा, चाहे अलग अलग किसी से भी हम चेक करवा लें। तो फिक्स उत्तर तो होता है वस्तुनिष्ठता। विश्वसनीयता यानी कि बार बार परीक्षा ली तो भी परिणाम में अंतर नहीं आया। और वैधता यानी कि जिन उद्देश्यों के लिए हमें परीक्षा लेनी थी उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमने परीक्षा ली है। तो स्थायित्व होगा तो वो मूल्यांकन कहलाएगा विश्वसनीय, B इसका सही आंसर होगा। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता। तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज गति से होता है, शुरुआती जो 2 वर्ष होते हैं जन्म से लेकर। मानसिक विकास भी बहुत तेज होता है, बच्चा जो है उसके संपर्क में आने वाली चीज़ों से बहुत जल्द सीखता है, भाषा का अनुकरण भी वो करना सीखता है। दूसरों पर निर्भरता, अब छोटा बच्चा है तो उसकी दूसरों पर ही निर्भरता होगी। नैतिकता का होना, अब 2 साल का बच्चा है उसमें नैतिकता कहाँ होगी, तो A इसका सही आंसर होगा। थैंक यू गाइज, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए अगर आपको हमारा प्रयास बिल्कुल भी ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी किसी प्रकार की कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे से, अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के और भी वीडियोज़ बनाते रहें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू गाइस, शेयर दीज वीडियोज़।